नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमलों से शुरू हुई महाजंग के बीच अब राहत की खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने का किया है ऐलान। ट्रंप ने कहा कि इस स्थगन की शर्त यह है कि ईरान तुरंत और सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले। ये कदम दोनों पक्षों के लिए युद्ध विराम का काम करेगा। सीज फायर पर अमेरिका और ईरान दोनों सहमत हुए हैं, साथ ही इजरायल भी हमले रोकने पर राजी हुआ है। ये सीज फायर फिलहाल 2 हफ्ते के लिए लागू होगा। ट्रंप ने भी खुलासा किया है कि वॉशिंगटन को ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है, जिसे उन्होंने बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार बताया। ईरान ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत किया। मंत्रालय ने कहा कि वह संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान का समर्थन करता है और सभी पक्षों से अपील की कि वे युद्ध विराम का पूरी तरह पालन करें। देश के 2 राज्यों असम, केरलम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों से जुड़ा प्रचार अभियान मंगलवार की शाम समाप्त हो गया। यहां 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत 48 घंटे का साइलेंस पीरियड लागू हो गया है। इस दौरान कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या समर्थक सार्वजनिक सभा, रैली या जुलूस आयोजित नहीं कर सकता। असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर कल एक साथ वोट डाले जाएंगे। तीनों राज्यों के प्रशासित प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अंतिम समय तक जोरदार प्रचार किया। असम में कुल 2.5 करोड़ मतदाता हैं। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 5.75 लाख युवा पहली बार मतदान करेंगे। 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 है। केरल में 140 सीटों के लिए 890 उम्मीदवार मैदान में। यहां सरकार बनाने के लिए 71 सीटों का बहुमत जरूरी। राज्य में कुल 2.71 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल हैं। पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिनमें 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यहां सरकार बनाने के लिए 16 सीटों का बहुमत जरूरी है। कुल 9.44 लाख मतदाता हैं यहां। चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन के तहत प्रशिक्षित चुनाव अधिकारियों को तैनात किया है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बलों के कर्मियों की तैनाती की गई है। 5 विदेशी मिशन के प्रतिनिधियों सहित 23 देशों के कुल 43 प्रतिनिधि विधानसभा चुनावों को नजदीक से देखने के लिए असम, केरल और पुडुचेरी का दौरा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को बताया कि ये प्रतिनिधि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026 का हिस्सा हैं और IEVP चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य दूसरे देशों के चुनाव निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ आपसी सहयोग बढ़ाना है। कार्यक्रम विदेशी चुनाव निकायों के प्रतिनिधियों को भारत के चुनावी ढांचे के तरीके की पूरी जानकारी देता है। पश्चिम बंगाल में मतदान के दिन पोलिंग एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की अनुमति नहीं देने की खबरों को चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया है। आयोग ने इस खबर का खंडन किया है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि मीडिया द्वारा प्रसारित की जा रही यह खबर गलत है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पोलिंग एजेंटों के बैठने से संबंधित कोई नई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। आयोग ने यह भी बताया कि मतदान के दिन पोलिंग एजेंटों से संबंधित पिछली गाइडलाइंस यथावत बनी रहेगी, इसलिए इस मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने जेलों और सुधार गृहों में कड़ी सुरक्षा और निगरानी के निर्देश जारी किए।
चुनाव अवधि में किसी भी कैदी को पैरोल या अस्थायी रिहाई नहीं दी जाएगी। केवल लिखित अनुमति पर छूट मिल सकती है। जेलों में जैमर सक्रिय रहेंगे और मोबाइल फोन, नकदी या नशीले पदार्थों की तलाशी ली जाती रहेगी। इस दौरान कुख्यात कैदियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और कैदियों से मिलने आने वालों पर भी कड़ी निगरानी होगी। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच सियासी मुकाबला होने जा रहा है। आज ममता बनर्जी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर सकती हैं। नामांकन से पहले ममता अपने आवास से एक विशाल रैली के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगी। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु की मायलापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी तमिली साई सुंदरराजन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु में परिवारवाद की राजनीति बन गई है, जनता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस बार एनडीए को सत्ता में आना चाहिए। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वितरित करने के लिए 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों की दैनिक मात्रा को दोगुना किया। ये सिलेंडर राज्य सरकार के पास उपलब्ध होंगे। अब तक 23 मार्च से 7.8 लाख 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में बेचे जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता बढ़ाकर प्रतिदिन 180 से बढ़ाकर 360 सिलेंडर कर दिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने जागरूकता शिविर आयोजित किए, जिनमें 10,000 से अधिक सिलेंडर बिके। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की। आरबीआई आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की जानकारी देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया तनाव के बीच रेपो रेट और ईएमआई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अप्रैल की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीति रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने की संभावना जताई जा रही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत के दौरे पर हैं। मंगलवार शाम नई दिल्ली पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आज खलीलुर रहमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को नई ऊंचाई देने पर चर्चा की संभावना। इसके अलावा बांग्लादेशी विदेश मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, मातृभूमि के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान सभी राष्ट्रभक्तों के लिए प्रेरणा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अमर सेनानी मंगल पांडे को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। उन्होंने लिखा, उनका बलिदान मातृभूमि और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हर तरह का त्याग करने की हम सबको प्रेरणा देता है। राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग आईएमडी ने 8 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान तेज हवा, बादल छाए रहने, बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर के कुछ भागों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना। मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी है। ग्वालियर, दतिया, भिंड जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। यूपी के आगरा, मथुरा, सहारनपुर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ज्योतिबा फुले नगर, बरेली, बांदा और लखनऊ में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी। हिमाचल के मंडी, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, लाहौल और स्पीति में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के अनुमान। पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी चंडीगढ़ में हल्की बारिश की संभावना। हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, नारनौल और रोहतक में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में मौसम खराब रहने का अनुमान।
तमिलनाडु के पश्चिमी घाट जिलों में 11 और 12 अप्रैल को मध्यम बारिश होने की संभावना, जबकि डेल्टा जिलों में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले 92 वर्षीय आदिवासी तारपा वादक भिकलया लाडकया ढिंडा ने करीब 400 साल पुरानी तारपा वादन कला को जीवित रखा है। वे इस कला को अपने सुरों से संजीवनी दे रहे हैं, जो उनके पूर्वजों से विरासत में मिली और इसलिए उन्हें मिला है पद्म सम्मान। गोस्वामी श्री गुरु नाभादास महाराज का 490वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, जो उनके जीवन और शिक्षाओं की महत्ता को दर्शाता है। इस अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक उत्साह का अद्भुत संगम इसमें देखने को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी, जिनमें शिक्षा, उद्योग, परिवहन और समाज कल्याण से जुड़े अहम फैसले शामिल। प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए 25 लाख नए टैबलेट खरीदने का निर्णय लिया, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 15,189 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश को मंजूरी। परिवहन क्षेत्र में 49 नए बस अड्डों के निर्माण की भी पीपीपी मॉडल से मंजूरी मिली है। बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए परिवारों को कृषि भूमि का स्वामित्व देने का निर्णय भी लिया गया। भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण जहाज INS सुदर्शनी ने फ्रांस में आयोजित समुद्री महोत्सव एस्केले एस्थेटिक में पहली बार भाग लिया। इस भागीदारी ने भारत की समुद्री धरोहर और साझेदार देशों के साथ बढ़ते नौसैनिक रिश्तों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया। INS सुदर्शनी को गोवा शिपयार्ड में निर्मित किया गया था और 2012 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये जहाज नौसैनिक कैडेट्स को पारंपरिक नौसैनिक कला और नेविगेशन में प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यूरोप से होते हुए INS सुदर्शनी अमेरिका की ओर अपना सफर जारी रखेगा, जहां वह समुद्री कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर अपनी यात्रा करेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जरा सी हंसी दुलार जरा सा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, जरा सी अनबन प्यार जरा सा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिर्फ असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और ये खबरों को आगे बढ़ाते हैं। बात करें इजराइल के हमलों में, लेबनान के सिदोन में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। ये हमला इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान किया गया। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। लेबनान के अधिकारियों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इससे एक बड़ी हिंसा का उदाहरण बताया। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के दौरान से ही इजराइल ने लेबनान पर हिजबुल्लाह आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बड़ा झटका लगा। होर्मुज खोलने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम के बीच UNSC में बहरीन के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। बहरीन की तरफ से लाए प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो किया, जिस कारण प्रस्ताव धाराशायी हो गया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े, 2 सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहे।
बहरीन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए सैन्य कार्रवाई की मांग करने वाला प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्टर्स ने प्रस्ताव पर रूस और चीन के वीटो को गिरावट का नया स्तर करार दिया। कुछ दिनों पहले अमेरिकी पत्रकार शैली किटलसन को अगवा करने की खबर सामने आई थी। अब ईरान समर्थित इराकी संगठन कताइब हिजबुल्लाह पत्रकार को रिहा कर दिया है। इस बारे में खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने अपने एक्स पर पोस्ट कर विस्तार से जानकारी दी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 2 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों की चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से तक यात्रा को एजेंसी के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित क्षात्रिय ने वैश्विक तनाव के बीच उम्मीद की किरण बताया। नाटो प्रमुख मार्क रूटे 8 अप्रैल को वॉशिंगटन दौरे पर रहेंगे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूरोपीय सहयोगियों पर हालिया बयान के बाद अहम माना जा रहा है। घाना की सत्तारूढ़ न्यू पेट्रियोटिक पार्टी के एक सांसद ने मंगलवार को नेताओं और नागरिक समाज समूहों से अपील की। उनका कहना था कि वे राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा पर दबाव डालें ताकि वे संसद द्वारा पारित विवादास्पद LGBTQ विरोधी विधेयक का समर्थन करें और उस पर हस्ताक्षर करें। कुवैत की दिशा से दागे गए रॉकेट बसरा के पास खोर अल जुबैर में घर पर गिरे, जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए और 5 अन्य घायल हो गए। रूस के काकशस क्षेत्र के दागिस्तान में बाढ़ से 6 लोगों की मौत। रूस के आपातकालीन मंत्रालय के अनुसार भारी बारिश के कारण 2000 से अधिक आवासीय भवन और निजी घर जलमग्न हुए। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने मंगलवार को इस बात से इंकार किया कि उनका देश हंगरी के चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है। उत्तरी फ्रांस में एक लेवल क्रॉसिंग पर डनकर्क से पेरिस जा रही फ्रांसीसी हाई स्पीड ट्रेन सैन्य उपकरण ले जा रहे एक ट्रक से टकरा गई, जिससे ट्रेन चालक की मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए। पूर्वी जापान के कावासाकी शहर में JFE स्टील मिल के निर्माण स्थल पर मचान गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल और एक व्यक्ति अभी भी लापता। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद एक दीवार गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई है और 2 बच्चे घायल हो गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशानुसार सरकार ने कमर्शियल LPG की उपलब्धता बढ़ा दी है और प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए प्रतिदिन 180 सिलेंडरों का आवंटन बढ़ाकर 360 सिलेंडर कर दिया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि कैमरे सिस्टम की आंखें होंगे और AI उसका दिमाग। ये तकनीकी बदलाव रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने में क्रांतिकारी साबित हो रहा है। भारत का स्वच्छ ऊर्जा विस्तार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से हटकर विविध और कम कार्बन वाले ऊर्जा स्रोतों की ओर एक निर्णायक संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पारागमन उन्मुख विकास और शुल्क संबंधी विनियमन 2026 मेट्रो कॉरिडोर के साथ योजनाबद्ध टिकाऊ और आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन से जुड़े आवासन से संबंधित शहरी विकास को बढ़ावा देंगे और इससे पहुंच में सुधार हो और बड़े पैमाने पर सस्ते आवासों का निर्माण संभव होगा। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंगलवार को AI बहुभाषी चैटबॉट बॉम्ब संवाद लॉन्च किया और इससे ग्राहक 22 भाषाओं में बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन में 3 दिन कृषि का महाकुंभ चलेगा, जहां फसल के साथ साथ डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, बकरी पालन, FPO, मार्केटिंग और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के अवसरों पर विशेष ध्यान होगा ताकि किसानों की आय के अनेक मजबूत स्तंभ तैयार हो सकें। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने, वैश्विक बाजारों में भारतीय ब्रांड्स को बढ़ावा देने और वैश्विक खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी कंपनियां बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PLI योजना के तहत अब तक 9,207 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और करीब 3.29 लाख नौकरियां पैदा हुई।
इस योजना का उद्देश्य वैल्यू एडिशन बढ़ाना, प्रोसेसिंग क्षमता का विस्तार करना और खासकर ग्रामीण व गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पुणे स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अपडेटेड फॉक्सवैगन टाइकून का उत्पादन शुरू करने का ऐलान किया। इससे कंपनी की मेक इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड रणनीति को मजबूती मिली। भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से उभरकर देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बना है। केंद्रीय बजट 2026-27 में इस सेक्टर के लिए 2,761 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक बजटीय सहायता प्रस्तावित की गई। एक आधिकारिक बयान में सरकार ने बताया कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है और वैश्विक उत्पादन में उसका लगभग 8% योगदान है। वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 27 में 6.2% रहने का अनुमान। भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। समझौते का लक्ष्य भारतीय कला, संगीत और विरासत को डिजिटल प्लेटफॉर्म और टीवी के माध्यम से दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना। दूरदर्शन के महानिदेशक के सतीश नमुद्रीपाद ने इस साझेदारी को एक नए मील के पत्थर के रूप में सराहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि किसी भी LPG वितरक केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं। सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उनके सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। 21 मार्च 2026 तक के आंकड़ों को देखें तो मुद्रा योजना के तहत 57 करोड़ 79 लाख ऋणों के माध्यम से कुल 40,07,000 करोड़ की राशि वितरित की गई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल प्लान को लेकर नया प्रस्ताव दिया। अब फोन कॉल और SMS वाले सस्ते प्लान अनिवार्य किए जा सकते हैं। प्रस्ताव के अनुसार टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बिना डाटा वाला प्लान देना होगा। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 50 करोड़ टन कार्गो हैंडलिंग का आंकड़ा पार किया। ये उपलब्धि कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने दिखाया दम। ग्रीको रोमन वर्ग में ललित ने 55 किलोग्राम वर्ग में जीता रजत। ग्रीको रोमन में 3 साल बाद आया रजत पदक। ग्रीको रोमन पहलवान सुनील कुमार ने भी दिखाया कमाल। 87 किलोग्राम भार वर्ग से जीता कांस्य पदक। कांस्य पदक के मैच में उज्बेकिस्तान के मुहम्मद कोदीर रासुलोव को हराया। मंगोलिया में आयोजित हो रही एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल मैच में जॉर्डन के हुथैफा इशीश को 5-0 से हराकर फाइनल में बनाई जगह। वहीं 60 किलोग्राम भार वर्ग में सचिन भी फाइनल में पहुंचने में हुए कामयाब। सचिन ने सेमीफाइनल मुकाबले में थाईलैंड के सकदा रुआमथम को 4-1 से मात दी। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का दमदार प्रदर्शन। पलक और मुकेश नीलावली ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता स्वर्ण। चीन और हंगरी को हराकर भारत ने जीता स्वर्ण। भारत की शीर्ष मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो ने बैडमिंटन एशिया बैंड चैंपियनशिप में जीत के साथ की शुरुआत। थाईलैंड की जोड़ी को 3 गेम तक चले मुकाबले में हराया। आज पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। पहले दौर के मैच में हांगकांग की ली च्यूक ली से होगा सामना। IPL में आज दिल्ली में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले दोनों मैच जीतकर शानदार शुरुआत की है। IPL में राजस्थान रॉयल्स की जीत का सिलसिला जारी। टीम ने गुवाहाटी में बारिश से प्रभावित मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वार्नर पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज। सिडनी में पुलिस ने उन्हें ब्रीथ टेस्ट के दौरान पकड़ा और गिरफ्तार कर थाने ले गई। मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में यानिक सिनर ने दूसरे दौर का जीता मुकाबला। फ्रांस के ऊगो हर्बर्ट को 6-3, 6-0 से दी शिकस्त। वहीं कार्लो अल्कराज ने भी जीता दूसरे दौर का मैच। अर्जेंटीना के सेबास्टियन वेज को 6-1, 6-2 से हराया।
यूएफओ चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में रियल मैड्रिड को मिली हार, बायर्न म्यूनिख ने 2-1 से हराया। वहीं आर्सेनल ने क्वार्टर फाइनल के पहले लेग का जीता मुकाबला, स्पोर्टिंग सीपी की टीम को 1-0 से दी मात। आज देर रात बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में भिड़ेंगे। वहीं लिवरपूल के सामने होगी पीएसजी की चुनौती। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।